देखिए, पास्कल्स लॉ विदाउट ग्रेविटी उसको हम देख चुके हैं, और उसकी स्टेटमेंट क्या है कि जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करता है वो प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम होता है, और एक्ट कैसे करता है, नॉर्मल टू सरफेस। अगर हम ग्रेविटी को इंक्लूड कर दें तो पास्कल्स लॉ वही होगा कि चेंज हो जाएगा। ओके, लेट्स बी सी। देखिए, ये कंटेनर में हमने कुछ पानी रखा और उस पानी के अंदर हमने एक कोई सिलेंडर को बोर किया, और इसको हम कहेंगे एक लिक्विड कॉलम। जो ये सिलेंडर है इसके अंदर कुछ पानी होगा यहां से यहां तक, और ये जो पानी इसके अंदर है जितनी भी हाइट तक है, ये इस सिलेंडर को हम कहेंगे लिक्विड कॉलम। और प्रेशर को हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्रेशर, इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा इस हाइट पर। इस बात को समझने के लिए ये देखिए कि यहां पर एटमॉस्फेयर कंटिन्यू प्रेशर लगा रहा होगा, या फिर ऐसा कहें कि देखिए जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर ये जिस तरह से काम करता है, ये हमारी अर्थ, इसके आसपास जो ऑक्सीजन की लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो वो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट तक है, ये जो हम आसमान ऊपर की तरफ देखते हैं, ये एटमॉस्फेयर। अब अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका काम है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ये सब के सब इस तरह से एक्ट करते हैं। तो इस लिक्विड कॉलम पर भी एक प्रेशर लग रहा होगा, और वो प्रेशर किसका है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। यहां से लेकर ये एक हाइट जो कि कितनी है, h2, और ये जो ऊपर की सरफेस है ये हाइट लिक्विड कॉलम जहां से पानी की लेयर स्टार्ट होती है एक दूसरी सरफेस, वहां से ये हाइट h1, और जो इस लिक्विड कॉलम की हाइट है इट इज h। यहां पर इस सरफेस पे कितना प्रेशर है ये कैसे पता लगेगा, तो हर एक मॉलिक्यूल, इस जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इस सरफेस को प्रेस करते होंगे। अच्छा, वो कितना प्रेस करते होंगे ये बात अभी हम सोचते हैं। उससे पहले देखिए कि जितने भी मॉलिक्यूल को अगर हम देखें इस हाइट पर वो कितना प्रेशर लगा रहे होंगे, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, सो सी, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है, mg पर यूनिट एरिया। हम जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उनका मास कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो किस टर्म में बात करें उसकी, डेंसिटी के टर्म में। तो डेंसिटी के टर्म में क्या लिखा जाएगा, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टाइम्स जी पर यूनिट एरिया। ठीक, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास क्या होगा, ये वॉल्यूम को हटा देंगे और वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम को ओपन करते हैं, सो वॉल्यूम विल बी एरिया टाइम्स हाइट टाइम्स जी और पर यूनिट एरिया, एंड दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। और ये कौन सी हाइट ली जा रही है, तो हाइट h2। ठीक, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर है एट दिस सरफेस, सरफेस नंबर 2,
ये सरफेस नंबर 1, तो सरफेस नंबर 2 पर जो प्रेशर है लेट्स वी से इट इज 2, और ये कितना होगा रो H2 टाइम्स G। और इसी तरह से जो सरफेस नंबर 1 पर प्रेशर होगा वो कितना होगा रो H1 टाइम्स G, क्योंकि उस सरफेस 1 पर जो प्रेशर लगा रहा है वो इतनी हाइट से लगेगा, इतने मॉलिक्यूल, इतनी हाइट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब प्रेशर लगा रहे होंगे। बाकी सारे मॉलिक्यूल तो नीचे आ गए, वो यहाँ पर कैसे लगाएंगे प्रेशर? ग्रेविटी तो सबको नीचे खींचती है, ऊपर नहीं खींचती। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। P2 माइनस P1 कितना होगा H2 रो G माइनस H1 रो G। कैलकुलेट करें कितना आएगा H2 माइनस H1 कॉमन रो टाइम्स G। और डेंसिटी पानी की कभी नहीं बदलती, हम कितनी भी हाइट पर चले जाएंगे, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है इसीलिए डेंसिटी सेम रहेगी। और H2 में से अगर इतना हिस्सा काट दे तो क्या बचेगा H। सो P2 माइनस P1 वी कैन से इट इज डेल्टा P, H2 माइनस H1 विल बी H रो G, एंड दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। कौन सा लिक्विड कॉलम? हमने अभी किसकी हाइट ली है? इसकी। मतलब कि इस कॉलम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अब हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस पॉइंट पर इस सरफेस को कितना प्रेस करते होंगे, वो इतना प्रेस करेंगे H रो G इतना। तो ये क्या निकल के आया? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम मतलब कि इस कॉलम के अंदर जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब इस सरफेस को कितना प्रेस करेंगे। तो इसका मतलब है क्या है कि अगर हम और ज़्यादा बड़ा लिक्विड कॉलम कर लें तो वो और ज़्यादा प्रेस करेंगे। क्या इसके विड्थ से अगर इसको हम चौड़ा कर दें क्या प्रेशर बदल जाएगा? क्या प्रेशर बढ़ जाएगा? ऐसा तो यहाँ से अपीयर नहीं होता है। यहाँ पर कहीं एरिया है? नहीं। डेंसिटी सेम रहती है, चाहे हम इसको बड़ा कर दें चाहे छोटा कर दें। और ये तो कांस्टेंट है। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज कांस्टेंट फॉर एवर। और डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर बदलेगा वो केवल किसकी वजह से? हाइट। अगर हम हाइट कम करते हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। अगर ये दो क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इनको छुपा दो, फिर इसका और इसकी बात करो। ये दोनों इक्वल में कैसे है? न्यूमरेटर में। इसको कम किया तो ये भी कम हो गया, इसको बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ गया। इसका मतलब कि हम यहां से कितनी नीचे जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो मतलब क्या कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट। प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन हाइट। अब देखिए हम इस सरफेस पे खड़े अर्थ के, अभी हाइट कितनी हमसे? ये इतनी ऊपर। अगर हम ऊपर जाएं आसमान की तरफ तो हम यहां पर आ जाएंगे। अभी ये हाइट कम हो गई तो प्रेशर कम हो गया। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं किसी एरोप्लेन वगैरह में तो वहां पर कहा जाता है कि एयर का प्रेशर यहां पर जाके कम हो रहा है, तो वो आपको एक मास्क देते हैं ताकि आपको एयर मिले। वो ऐसा क्यों करते हैं? मास्क क्यों देते हैं? आपको एयर क्यों चाहिए? ये भी डिस्कस करेंगे। तो अब ऊपर जाते वक्त याद रखिए कि प्रेशर कम हो रहा है, ठीक? अच्छा, लेकिन एक शर्त, एटमॉस्फेयर कितना प्रेस करती है ये हमें पता करना है। अभी क्या पता किया कि जो
पानी के मॉलिक्यूल हैं, जब वो किसी को प्रेस करेंगे या एटमॉस्फेयर किसी को प्रेस करेगा तो वो कितना प्रेशर लगाएंगे? ऑलवेज HRO जी। अभी आपको सामने दिख रहा होगा एक टॉपिक, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, आपको सामने दिख रही होगी एक डेरिवेशन, है ना? लेकिन ये सब किसी काम की अभी नहीं है, क्योंकि लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा है, इट डजंट मैटर। मेन थिंग क्या है? मेन चीज है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स इज mg बाय a। कि कितने मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, कितनी हाइट पर, और उसको हम ओपन करेंगे तो डेंसिटी, एरिया, हाइट। सो इसीलिए प्रेशर केवल आप ये याद रखेंगे, HRO जी। अच्छा देखिए, अगर हम पानी के नीचे जाते हैं तो पहले तो हमें केवल एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा था, पानी के अंदर जाने से पानी के मॉलिक्यूल भी प्रेस करेंगे, कि डबल प्रेशर काम करेगा हम पर। अब जहां पर पानी, इसका मतलब एयर थोड़ी, वहां पर एयर नहीं, ऐसा तो नहीं है, एयर होती है, वहां पर एटमॉस्फेयर दबाता है। जैसे अब हमने एक एग्जांपल सोचा, हमने एक वेट रखा किसी सरफेस पर, ये एक सरफेस, इस पर हमने 5 kg रखा, और यहां पर एक कांटा हमने रख दिया जो रोटेट करेगा और ये शो करेगा कि यहां पर वजन 5 kg है। अगर मैं इस लोड को, इस वजन को मैं खूब ज़्यादा वजन इसके ऊपर और रख दूं या दबा देता हूं मैं 10 kg से, तो क्या ये 5 kg शो करेगा? 15 शो करेगा। इसका मतलब कि ये पानी वाला केस भी सिंपल है। हम पानी में जाएंगे, एयर तो कहीं ना कहीं वाटर को भी दबाती होगी, तो उसका भी प्रेशर और पानी का भी प्रेशर, ये दोनों प्रेशर हमें मिलेगा, और ऐसे केस में, हाँ, और ऐसे केस में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कितनी हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, ये डिस्कस हमें करना है। लेकिन जब पानी के नीचे जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी सोचिए। क्या एटमॉस्फेयर आपको प्रेस नहीं करती है? कर रही है। कहां से करती है प्रेस? आपके ऊपर से। तो नीचे क्यों नहीं जाएंगे? नीचे सरफेस है, साइड से करती है क्या? हाँ, क्योंकि हमेशा ये सब डायरेक्शन में काम करता है, बस नॉर्मल टू सरफेस। तो यहां से दबाता है तो हम वहां क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें यहां से भी मिलता है प्रेशर। पीछे से दबाता है तो आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहां से भी मिलता है प्रेशर। तो दोनों तरफ से, चारों तरफ से प्रेशर है और इफेक्ट कैंसिल। बट ये कहना गलत है, क्योंकि प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका काम प्रेस करने का, तो हमें प्रेस हो जाना चाहिए था। जैसे बॉल, दो तरफ से प्रेस करो तो प्रेस हो जाती है, तो हम क्यों प्रेस नहीं होते? क्या प्रेशर ने अपना रूल बदल दिया प्रेस करने का? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी एयर है जो हमें ऐसे बाहर की तरफ फुलाती है। तो एक काम हो रहा है हमारी बॉडी को फुलाने का, एक काम हो रहा है वहां से दबाने का, और दोनों एक ही एजेंसी काम कर रही है। वो कौन है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर। एयर हमें अंदर से फुलाती भी है और बाहर से दबाती भी, इफेक्ट कैंसिल। तो एक तरफ हम एक्सपेंड होना चाहते हैं तो एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर इफेक्ट कैंसिल होता है। इसीलिए हम बैलेंस हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं इसे? जब जहां पर बॉडी मूव ना करे, इक्विलिब्रियम। तो अभी हम इसीलिए इक्विलिब्रियम की स्टेट में। अच्छा, पानी के अंदर जाओ, पानी के अंदर जाएंगे तो अब हमारी बॉडी को कंप्रेस ज्यादा ताकत से किया जा रहा है। जितना हमारी बॉडी एक्सपेंड होना चाहती है उससे ज्यादा ताकत से हमें दबाया जा रहा है। और ऐसे में जब कोई इंसान पानी के अंदर डूब जाता है तो वो बेहोश क्यों हो जाता है? जिंदा तो होता है, इसको बाद में हम प्रेस करते हैं तो जिंदा हो जाता है, बेहोश क्यों हो गया? क्योंकि प्रेस करने से जो हमारी बॉडी की वेसल्स हैं, हार्ट है, इन सब पे प्रेशर से एक इफेक्ट पड़ता है, और वो जो वेसल है वो प्रेस हो जाती है और वो ब्लॉक हो जाती है। एक पल के लिए हमारा ब्लड बंद हो जाता है सप्लाई, और हम बेहोश। अच्छा, जो स्कूबा डाइवर होते हैं अपने साथ एक ऑक्सीजन टैंक लेके चलते हैं पानी में जाने से पहले, और देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो डेप्थ ओशन की स्टडी करते हैं। जब पानी के नीचे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन टैंक क्यों चाहिए? तो बहुत आसान, हमें जो एयर दबा रही है, मान लो वो 5 पास्कल का प्रेशर है, पानी के अंदर गए
तो 5 पानी का 5 एयर का 10 हो गया। तो हमें 5 और चाहिए हमारी बॉडी को बाहर अंदर से फुलाने के लिए। हम 10 से ऐसे दब रहे हैं तो हमें 10 से और 5 से और चाहिए ताकि हम बाहर जाए, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो उस 5 बनाने के लिए एक ऑक्सीजन टैंक हमारे साथ में, और वो हम ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हमारे अंदर और प्रेशर बने और हम ऐसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रहें। और जब ऊपर आते हैं तब हम उसमें से जानते हैं हम कि हाइट पे ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है। तो ऊपर आते वक्त प्रेशर कम हो रहा है तो हमारी बॉडी का ज़्यादा है, तो बॉडी फट सकती है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, इसलिए पानी में बबल बनते हैं। ऊपर निकलते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते जाते हैं, पानी में बबल बनते हैं। और जैसे जैसे ऊपर आते हैं हम ऑक्सीजन कम करते रहते हैं अपने बॉडी से। और जब अचानक से ऊपर आना होता है तो अचानक से चेंज होता है, उसके लिए हम तैयार नहीं है, तो हमें एक जंप लगानी पड़ती है ताकि एक लॉन्ग ब्रीथ भरे अपने बॉडी के अंदर, ताकि बाहर से हमारी जो एयर है वो हमें पूरी तरह से दबा ना पाए। तो दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेट पे लाने के लिए हम एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं। फिर जब बैलेंस होता है सब कुछ तब ओके। अच्छा, अभी हमने ये सीखा था कि पास्कल्स लॉ का जो प्रेशर है हर जगह सेम होता है, लेकिन यहां तो हाइट की वजह से बदलता है। तो इसका क्या करें, सेम रहता है कि बदलता है? तो विदाउट ग्रेविटी वाले में एक्स इन ऑल डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस एंड रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, बट विद ग्रेविटी इट चेंजेस विद हाइट। बट एक शर्त, जब हाइट हर किसी मॉलिक्यूल की सेम है प्रेस करने की, यहां से यहां से यहां से इतनी हाइट पर सब जगह प्रेशर सेम, ठीक है? इसीलिए अब चाहे मॉलिक्यूल यहां से दबाए हाइट को, चाहे यहां से दबाए चाहे यहां से दबाए, इसलिए इसमें एरिया से फर्क नहीं पड़ा कि इसे चौड़ा करते हैं तो भी वही प्रेशर है, क्योंकि हाइट सबकी सेम है। अगर इसको हम ऐसे वाइड कर देते हैं तो भी तो प्रेशर उतना ही यहां पर है, इतना यहां पर है, इतना यहां पर है। और प्रेशर क्या, पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर की बात की जाती है ना, तो प्रेशर तो सेम है। हमने जब हाइट बड़ी कर दी तो क्या हो गया, फोर्स लगाने वाले एजेंट ज्यादा हो गए, अलग अलग एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, उसी एरिया पे थोड़ी ना लगा रहे हैं। अब इसको चौड़ा कर देते हैं ऐसे करके, तो पहले इतने रीजन में फोर्स लग रही थी, अब इतने रीजन में लगेगी चौड़ा करने के बाद। लेकिन इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा था अभी भी उतना है, यहां पर अभी भी उतना है, अभी भी उतना है। इसीलिए एरिया बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ा, बस हाइट को बदलने से प्रेशर में डिफरेंस आया। ठीक, तो ये हमें समझना है कि ग्रेविटी में हाइट को चेंज करने से प्रेशर में बदलाव आता है। अब इस प्रेशर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर एयर कितना प्रेस करता है इसको समझते हैं। देखिए, बैरोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। कैसे? चलिए मानते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब है जो पहले इस तरह से रखी गई है, इसमें हमने कुछ मरकरी डाला हुआ है, ये ठीक, और इस टब के अंदर भी एक मरकरी भरा हुआ है। हमने इस ट्यूब पर ऐसे थंब लगाया, अच्छे से ब्लॉक किया और ले जाके इसमें रख दिया, फिर थंब हटा दिया। ऐसे रखा हमने कि इस ट्यूब के अंदर कोई भी एयर यहां पर नहीं आई और यहां पर एक वैक्यूम बन गया। उस वैक्यूम का नाम है टॉरिसेलिस वैक्यूम। सिंपल कहें वैक्यूम, तो ये वैक्यूम है एक जो यहां पर क्रिएट हो गया। अच्छा, जैसे ही ये वैक्यूम क्रिएट हुआ, वी विल नोटिस कि यहां पर एयर, तो एयर का प्रेशर भी होगा, वो कितना होगा, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमें किसी क्वांटिटी को नापना नहीं आता है तो वही काम करते हैं हम जो सब्जी बेचने वाला करता है। वो क्या करते हैं, एक तरफ वेट एक तरफ सब्जी। जब दोनों इक्विलिब्रियम हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि सब्जी इतनी भारी हो चुकी है, तो हम उसी प्रिंसिपल को यहां पर यूज करेंगे। देखिए कैसे, वी नो कि जब एटमॉस्फेयर इस मरकरी को प्रेस करेगा तो लिक्विड ऊपर जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कहें कि अगर
मरकरी का जो प्रेशर है mg, वो अगर ज़्यादा नीचे दबने वाला तो ये ऊपर उठेगा, यहाँ से लेवल ऊपर आ जाएगा, दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर ये ज़्यादा है तो नीचे दबाएगा, ये ज़्यादा है तो इसको ऊपर उठाएगा। इक्विलिब्रियम कब आती है कंडीशन? जहां पर ऐसा कुछ भी ना हो, रुका हुआ हो। अच्छा, अभी अगर मान लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो इस मरकरी को उठाते जा रहा है कंटिन्यू, ऊपर उठता है, हाइट पे जाते जा रहा है। अब इसके हाइट पे आने से क्या होगा? इसके हाइट पे ऊपर आने से ये जो ट्यूब के अंदर मरकरी थी वो और ज़्यादा होती जा रही है। अब पहले वो इस हाइट से दबा रही थी इतने हिस्से को, अब वो इतने हाइट से दबाएगी। और हम जानते हैं जैसी और हाइट क्रिएट कर दी प्रेशर वो बढ़ जाएगा। और ऐसे में क्या होने जा रहा है? ऐसे में हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन करने वाले हैं। एक टाइम आएगा जब इसकी हाइट बढ़ते इन दोनों का प्रेशर सेम। तो क्या कहा हमने? प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम इक्वल्स टू PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अच्छा अब इसको देखिए, ये जो मरकरी कॉलम ने प्रेशर लगाया वो कितना था? H ρg। ठीक, ओके। यहां पर हमारा स्केल लगा हुआ है, इसमें रीडिंग है, तो हम इजीली इस हाइट का पता कर सकते हैं। और मरकरी वो सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी हमें नोन होती है। कितनी होती है डेंसिटी? हाँ, डेंसिटी ऑफ मरकरी किलोग्राम में लिखें तो 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, जी की वैल्यू हमें नोन है। और ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये एक ऐसी हाइट से की जाती है जो दुनिया की सबसे प्लेन सरफेस होती है, सी लेवल। सी लेवल जो है समुद्र की जो सरफेस सबसे प्लेन होती है, अगर वहां पर लहर ना बने तो कोई उबड़ खाबड़ नहीं, तो वहीं से कैलकुलेशन की जाती है। चलो खैर, अगर हम स्केल से हाइट नाप लेते हैं, डेंसिटी हमें पता है, जी हमें पता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। अच्छा, इसको हमने स्केल से प्रैक्टिकली करके देखा। ये जो हाइट है ये 760 मिलीमीटर आती है, सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर, मीटर में 0.76 मीटर। तो मीटर में हमने इसको इतना नोट किया। और मीटर में करनी है कैलकुलेशन, मीटर किलोग्राम सेकंड, एसआई सिस्टम। तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें कि एसआई सिस्टम क्या होता है। फिर से एसआई सिस्टम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, इसलिए वो मीटर में चाहिए हमें। तो इतना मीटर आया निकल के, तो 0.76 और डेंसिटी, अच्छा ग्रेविटी को 10 रख लेते हैं अभी। कितना आएगा ये? नो, लेट्स बी कैलकुलेटेड। पॉइंट हटाते हैं यहाँ से तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। यस, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर हम तो क्या होगा? तो ये 10 की पावर 2 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करो 136, 76 और 10 को, तो 136 को 76 से मल्टीप्लाई, ये 10336 इंटू 10, हाँ पीट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको और अच्छे से देखिए, 1 2 3 4 1.03 इंटू 10 टू द पावर 4 1 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर अप्लाई करता है, एक्सर्ट। सोचिए 1 लाख का प्रेशर है ये,
करीब करीब। और इतना प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर जनरेट करती है, क्योंकि हम उतनी एयर को सक करते हैं। ठीक, अच्छा ये कितना प्रेशर है? 1 लाख का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे आपकी बॉडी के ऊपर 2 या 3 ट्रक रख दिए जाए फुल्ली लोडेड सामान से, तो इतना प्रेशर। तो हमने प्रेशर को कैसे नापा? तो ये देखिए H-ρ-G। क्या किया हमने? हम बस हाइट को बदलते जाते हैं और प्रेशर निकाल लेते हैं, बिकॉज ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट। तो प्रेशर किसका फंक्शन बन गया? हाइट का फंक्शन, मतलब कि किस पे डिपेंड करता है? तो प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसकी जो यूनिट बना दी हमने नई, वो किसके देख के बना दी हमने? हाइट को। और हाइट किस में? मिलीमीटर में। तो इसीलिए जब हम कहीं भी ब्लड प्रेशर नापते हैं या कोई भी प्रेशर, उसमें मरकरी में जो ऊपर नीचे चढ़ता है मरकरी, उसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापते हैं। ब्लड प्रेशर कितना आया? तो कोई बोल देता है कि 80 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना? तो प्रेशर को इसमें क्यों नापा? आप समझिए। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम मरकरी को ही क्यों चुनते हैं, ये सोचिए। अभी उससे पहले ना एक काम करते हैं, अगर ये मरकरी की जगह पे पानी होता तो कितनी हाइट तक राइज करता? अब इसको हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए पानी भी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम अटेन करेगा किसी हाइट पे आकर। सो H-ρ-G। कितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का? इतना। अच्छा, पानी की हमें हाइट निकाली वाटर के लिए, डेंसिटी हमें पता है 1000 किलोग्राम और ये 10, करेक्ट? तो 3 4 10 to the power 4 बचेगा जब डिवाइड में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 1, क्योंकि ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 5 है, और 10 की पावर 4 डिवाइड में आएगा तो ऊपर बचेगा 10। यस, और कुछ बचेगा नहीं? तो बताइए कितना मीटर जाएगा? 10 मीटर, करीब करीब 10 मीटर। अच्छा, इतना बड़ा बैरोमीटर हम लेकर आते क्या ट्यूब 10 मीटर हाइट तक की? नहीं, प्रैक्टिकली वो अजीब लगता है। 10 मीटर का हम नहीं लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए हमने कौन सा मटेरियल लिया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। और मरकरी जो है पानी से 13.6 टाइम्स हैवी है। ठीक, अच्छा, तो इसीलिए हम वाटर को यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर। लेकिन इससे एक बात समझ में आती है कि अगर मानिए हमें ज़मीन से पानी को सक करना है, तो उसके लिए हमने एक जगह वैक्यूम बनाया, तो पानी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हाइट तक राइज करेगा एटमॉस्फेयर को हराते हुए? इक्विलिब्रियम कब तक आएगा पानी का? जब तक पानी इतनी हाइट पे ना आ जाए। तो पानी इतनी हाइट तक उठेगा ताकि एयर को उसको इक्विलिब्रियम पे लेकर आए। एयर दबाती है, पानी उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, 10 मीटर की हाइट आएगी, पानी का उठना बंद। तो पानी की मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मीटर तक उठ सकता है। लेकिन हमारे जो ये ग्राउंड में वाटर लेते हैं वो बहुत नीचे होता है। और भी ये जो हैंड पंप हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, हम एक वैक्यूम भी तो क्रिएट करते हैं उसको चलाने के बाद, तो पानी ऊपर आता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन हम खूब नीचे पानी होता है फिर भी उसको ऊपर खींच लेते हैं। कैसे? हम एक बार पानी को खींचते हैं, पानी पाइप से नीचे गिरता है, उससे पहले दोबारा से खींच देते हैं, फिर दोबारा खींच देते हैं। ठीक, पहले हमने उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कराई, वो पानी ऊपर आता है। ठीक, अच्छा, पानी ऊपर आया, अगर हम उसके ऊपर और पाइप लगा दें, उसके ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे? फिर दोबारा से खींचेंगे वैक्यूम बनाते हुए, फिर दोबारा खींचेंगे वैक्यूम बनाते हुए। इसलिए हैंड पंप एक बार 2 बार चलाया, पानी ऊपर आ गया, और पानी एक बार ऊपर आ गया, प्रेशर बन गया, काम हो गया। अब सोचिए 10 मीटर की हाइट, 10 मीटर की जो हाइट है उससे ऊपर कौन जाएगा जिसकी डेंसिटी और हल्का होता है? कौन होता है हल्का? पानी से हल्का अल्कोहल, तो वो और ऊपर हाइट तक जाएगा। तो पानी से जो भी हल्का है, जो पानी पे फ्लोट करता है लिक्विड, वो और ऊपर उठता जाएगा। और ये चैप्टर लिक्विड का ही तो है।
इसीलिए ये। अच्छा, जब हम किसी शॉप पर जूस पीते हैं तो वहां पर स्ट्रॉ से हम क्या करते हैं, जूस को तो सक करते हैं, किसको, एयर को। वहां पर वैक्यूम क्रिएट होता है, जूस ऊपर, और हम पीते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली कि बैरोमीटर कैसे काम करेगा। ठीक है, कितनी हाइट तक पानी को हम खींच सकते हैं। ओके, सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर। Used to measure atmospheric pressure. ये ठीक। भैया आपने तो डेंसिटी 1000 के लिए, वाटर के लिए ना इतनी होती है 1000? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक।